अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है अमनदीप सिंह ने, बूंदी, राजस्थान, इंडिया से। उन्होंने भी मेरे अंदाज़े बयां को बहुत सराहा है कि बहुत खूबसूरत अंदाज में आप कहानी सुनाते हैं कि सुनने वाला कहानी के सहर में ऐसा खो जाता है, लगता है सब मंजर आंखों के सामने चल रहे हों। उम्मीद है ये आज की खौफनाक भयानक कहानी आप अपनी स्टोरी में शामिल करेंगे तो लोग आपके स्टोरी सुनाने के अंदाज से अपने आप को इस कहानी का हिस्सा पाएंगे। जी अमनदीप सिंह जी, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे लफ्ज़ों का चुनाव करूं, ऐसा नक्शा खींचूं कि जितनी खौफनाक कहानी आपने मेरे हवाले की है इसका हक अदा कर सकूं। वो कहते हैं ये कहानी है मेरे कज़न अर्जुन ने ये हमें सुनाई थी। उस वक्त हम छोटे थे, लेकिन आज भी इस कहानी को याद करते हैं तो लरस जाते हैं। अर्जुन और डॉक्टर जैन ये दोनों ही नौजवान थे और बेहतरीन दोस्त बन चुके थे। उन दोनों की आदत तकरीबन मिलती जुलती थीं। दोनों ही हंसमुख थे। मजाक का गुल कि किस अंदाज में मजाक किया जाए, उस हुनर को इस अंदाज में पेश करते कि लोगों को उनकी महफिल में बैठते हुए अच्छा लगता। कहीं ना कहीं वो कोई जरूर दोनों चुटकुला छोड़ देते और हंसने पे मजबूर कर देते। मजाक का हुनर बहुत अच्छा जानते थे। उन दोनों को घूमने फिरने का भी बहुत शौक था, लेकिन एक बात दोनों में कॉमन थी कि दोनों बहुत ही ज्यादा बहादुर थे, निडर थे, किसी बात से डरते नहीं थे। उन्हीं दिनों अर्जुन के खानदान में एक शादी हो रही थी, बूंदी के उस इलाके में जहां पे हवेली थी ठाकुर बलदेव सिंह की। और उसने अपने दोस्त डॉक्टर जैन से कहा कि तैयार हो जाओ, तुम उस शादी में शिरकत करोगे तो खुश हो जाओगे। दोनों ने वहां जाने के लिए ट्रेन का सफर इख्तियार किया। वहां पहले से ही उनको लेने के लिए बग्गी भेज दी गई थी। वो घोड़ा गाड़ी जिसके पीछे नवाबों को लेने के लिए स्पेशल उस बग्गी को इस तरह सजाया जाता था कि दूर से ही देखने वाले समझ जाते थे कि ये कोई शाही सवारी है। ये खास मौके पे ही बग्गी का इस्तेमाल किया जाता था। अर्जुन और डॉक्टर जैन जब बग्गी पे सवार होके उस हवेली के सामने पहुंचे तो राजस्थान में मौजूद उस हवेली को देख के डॉक्टर जैन तो हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी खूबसूरत हवेली को नहीं देखा था। अभी वो हवेली के बाहर ही उतर रहे थे कि वो खड़ा तजस्सुस से, हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ के हवेली को देख रहा था और अर्जुन से बोला, यार ये तो बहुत जबरदस्त हवेली है, ऐसी शानदार हवेली मैंने बहुत कम देखी है। तो अर्जुन उसको कमर पे थपकते हुए बोला, अभी तो शादी भी देखनी है, तूने तो सिर्फ हवेली देखी है और ये दिन का टाइम है। जब तू रात को हवेली को सजा हुआ देखेगा तो तू सोच भी नहीं सकता। मतलब उस वक्त धूप थी, शाम होने लगी थी, हवेली कैसे जगमगा रही होगी, क्या क्या यहां पे खूबसूरती के लिए एहतमाम किया गया होगा। तो इस शादी को काफी अरसे तक भूल नहीं सकेगा। ऐसा ही हुआ। ठाकुर की उस हवेली में ठाकुर के बेटे की शादी थी। उनके पास बहुत ज्यादा मालो दौलत था और उस शादी पे बाकायदा तौर पे नजर भी आ रहा था कि पैसे का दिल खोल के इस्तेमाल किया गया है। जहां हवेली को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था, वहीं पे हर कमरा, हर घर का हिस्सा, लॉन, हर जगह ऐसा था जैसे फूलों की बरसात हो गई हो। हर जगह पे महकते हुए फूल, कुदरती फूलों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। खूबसूरती के लिए जहां बाकी एहतमाम थे, वहां फूलों से हर चीज को बहुत
सजाया गया था और उन ताज़ा फूलों की महक से हवेली मुअत्तर हो गई थी। यूं अर्जुन और डॉक्टर जैन को जिस कमरे में ठहराया गया वो वाकई मेहमानों के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त कमरा था जिसके अंदर दाखिल होते ही अर्जुन ने उस कमरे की छत को देखा, दरो दीवार को देखा, खिड़कियों के आगे लगे हुए इंतहाई कीमती नायाब पर्दों को देखा, कालीन जो जमीन पे बिछा हुआ था उस कालीन पे कदम रखते हुए कहा, क्या खूबसूरत कालीन है। साइडों पे जो फर्नीचर रखा हुआ था, ऐसा शानदार फर्नीचर कि वो फर्नीचर को हाथ लगाते हुए बोला, यार इतना खूबसूरत फर्नीचर। और वो एक एक चीज को देख कर हैरान हो रहा था। वाकई गांव तकिए जिस अंदाज के बनाए गए थे, वो बोला, वाकई यार शादी का तो मजा आने वाला है। और फिर ऐसा ही हुआ। दोनों ने शादी को बेइंतहा एंजॉय किया। जहां सारे भंगड़ा डाल रहे थे वहीं पे जैन को भी उठाया गया, और जब अर्जुन को उठाया गया और जब अर्जुन को पकड़ के भंगड़े के लिए लाया गया तो अर्जुन ने अपने साथ बैठे हुए दोस्त जैन को भी खींच लिया। वो कहां उसके बगैर रह सकता था। तो दोनों ने खुश होकर ऐसा भंगड़ा डाला, ऐसी अपनायत मिल रही थी डॉक्टर जैन को। वो पहली दफा इस शादी में शिरकत कर रहा था, लेकिन वो अर्जुन के खानदान वाले थे, रिश्तेदार थे करीबी, लेकिन सब ने जिस तरह उनकी आओ भगत की, जिस तरह मेहमान नवाजी की थी, मुलाजिम हर वक्त खाने पीने की चीज़ें लेके इस अंदाज में खड़े हुए थे, बावर्दी मुलाजिम, कि आपने अभी कोई चीज़ सोची, सिर्फ दिमाग से सोची और उसी वक्त आपके सामने पेश कर दी गई। पहली रात ही जब वो थक हार के कमरे में पहुंचे तो डॉक्टर जैन बहुत खुश था कि यार ये तो शादी का मजा आ जाएगा, आज रात ही इतना एंजॉय किया है। हवेली वाकई जैसे तूने कहा था, रात को तो ऐसा मंजर पेश कर रही है जैसे कोहकाफ से कोई इमारत लाई गई हो और उसको सजाया गया हो, और ऊपर से ठाकुर साहब ने जितना पैसा खर्च कर दिया है, ये उसकी जिंदगी की एक यादगार शादी बनने जा रही थी। फिर दूसरे दिन भी रसूमात हुई, तीसरे दिन, और यूं उस शादी के खूबसूरत मंजर जितने भी थे डॉक्टर जैन ने ना सिर्फ अपनी आंखों से देखे बल्कि उसको भरपूर तरीके से एंजॉय किया। एक ठाकुर घराने की बहुत बड़ी शादी जिसमें एक फौज सी थी नौकरों की। ऐसा लगता था कि जैन को कहना पड़ा कि इतने ज्यादा मुलाजिम, लगता है जैसे एक बंदे के लिए एक मुलाजिम को खड़ा किया गया है। कितने ज्यादा मेहमान आए हुए थे, लेकिन मुलाजिमों की फौज देख के वो हैरान रह गया। हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई मुलाजिम आके उनके सामने कोई चीज खाने पीने की पेश करता और वो कहता, बस भाई थक गया हूं। लेकिन उस शादी को देख के वो बहुत खुश हुआ और उसने अर्जुन से कहा, यार मजा आ गया, अगर मैं इस शादी में ना आता तो बहुत मिस करता। ठाकुर साहब बहुत खुश इखलाकी से उनके साथ पेश आए, लेकिन उनका रोब और उनका दबदबा देखकर जैन को यह जरूर पता लग गया और अर्जुन से बोला, ठाकुर साहब हैं तो यकीनन सी बात है अपने मिजाज के, लेकिन लगता है काफी ज्यादा सख्त हैं, हर वक्त सीरियस रहते हैं। वो बोला, यार तू जानता है ना, जब इंसान ठाकुर बनता है तो रस्म व रिवाज, इन तमाम बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आपने सिर्फ हवेली तक महदूद नहीं होना होता, हवेली के इर्द गिर्द भी कई लोग होते हैं जो आपके मुंतज़िर होते हैं, आपसे कई चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, तो आपको अपना रख रखाव के लिए अपना रवैया, वैसे ये दिल के बहुत अच्छे हैं। और डॉक्टर जैन बोला, हाँ वो तो मैंने देख लिया, बहुत प्यार से पेश आए, मुझे बड़ा प्यार दिया उन्होंने, लेकिन मैं उनका रोब दबदबा और उनकी वो सर पे पहनी हुई वो जो पगड़ी टाइप, तुर्रा टाइप है, वो देख के मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ यार, कि पता नहीं लोग इनसे बात कैसे करते होंगे। अर्जुन हंस कर बोला, अरे नहीं नहीं यार, बहुत सख्त भी नहीं है, हाँ रख रखाव रखना पड़ता है, नाम भी तो है ना, ठाकुर बलदेव सिंह, दूर दूर तक फैला हुआ, असूलों के मालिक, अपनी बात पे पख्ते, ना सिर्फ अपनी बात पे पुख्ता बल्कि अगर कोई बुरा करे तो उसके साथ ऐसा बुरा पेश आते हैं कि उसकी नस्लें तक कांप उठती हैं। आखिरकार शादी खत्म हो गई। उस शादी को एंजॉय करके दोनों दोस्त जिस तरह ट्रेन से गए थे, एक लंबा सफर था जो ट्रेन के जरिए ही किया जा सकता था, और उस वक्त
ट्रेन से सफर करके वो वापस अपने शहर पहुंच गए। लेकिन कई दिनों तक उस शादी का चर्चा रहा और आखिरकार डॉक्टर जैन उस शादी का जिक्र करते करते और भी दोस्तों को बताते बताते आखिर वो टॉपिक भी खत्म हो गया। दिन गुजरते रहे, तकरीबन कोई 8 या 9 महीने होने वाले थे कि एक दिन अर्जुन बैठा था तो उसके बाद जैन आया। जैन ने देखा अर्जुन कुछ परेशान सा है। बोला, क्या हुआ है तेरा, क्यों ये थोबड़ा सा बना हुआ है, परेशान क्यों बैठा है? वो बोला, यार वो तुझे याद है ना, हम ठाकुर साहब की शादी पे गए थे जो मेरे रिश्तेदार हैं। हाँ हाँ, क्या हुआ है? यार वो जो उनके बेटे की शादी हुई थी ना, सुखविंदर सिंह की। हाँ हाँ मुझे याद है, वो बड़ा खूबसूरत सा लड़का था, बड़ा शर्मीला सा, वो मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके याद है। क्यों, क्या हुआ है? उसकी जो दुल्हन बनी थी जसप्रीत कौर, हाँ हाँ क्या हुआ है उसे? उसे किसी जिन्नात ने अपने कब्जे में ले लिया है। क्या? डॉक्टर जैन चौंक कर बोला, ये क्या कह रहे हो? जिन्नात ने? आज के दौर में इस तरह की बात कर रहे हो यार, मजाक मत करो, सही बताओ क्या हुआ? हाँ यार, घर वालों ने उसको बकायदा बांध कर रखा है और वहां कुछ इतना कुछ हो चुका है वहां पे कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। पैगाम भिजवाया गया है कि मैं पहुंचूं, तो मेरे ख्याल में हम दोनों को चलना चाहिए। तुम एक डॉक्टर हो, तुम बता सकते हो वाकई ये कोई जिन्नात का केस है या कोई उसको दिमागी मर्ज लाहक है। तो उसी वक्त जैन बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं जरूर चलूंगा। क्योंकि होता यही है ऐसी हवेलियों में जहां ठाकुर साहब जैसे बंदों के असूल होते हैं, उन हवेली में कदम रखने वाली कोई भी औरत होगी उसको उन तमाम असूलों को मानना पड़ता है और जो भी पाबंदी है वो पाबंदी करनी पड़ती है। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि इंसान खुल के अपनी ज़िंदगी को जब नहीं जी सकता तो उनको एक बीमारी लाहक हो जाती है, खौफ की बीमारी, शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी, कि इंसान ऐसा समझता है उसके सामने जिन्नात मौजूद हैं, वो उनसे बातें भी करता है, वो उनसे डरता भी है, वो हमला भी कर देता है, वो तमाम ऐसी हरकतें करता है जिससे लोग यही समझ बैठते हैं कि ये जिन्नात इसके अंदर आ गए हैं। हकीकत में जिन्नात नहीं होते। लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, कब जाना है? वो बोला, यार मैं तो आज रवाना हो रहा हूं। आज? क्या ऐसा हो सकता है? तू अगर रवाना हो जाओ, मुझे सिर्फ 1 या 2 दिन का टाइम दे दे, मेरे कुछ अहम मीटिंग्स हैं जो मैंने अटेंड करनी है, उसके फौरन बाद मैं रवाना हो जाऊंगा। वहां पे तो आगे कोई मसला नहीं है, ट्रेन के जरिए पहुंचना है और आगे वहां पे सवारी भी मौजूद होगी जो मुझे हवेली तक पहुंचा देगी। हाँ हाँ उसकी तो यार कोई टेंशन नहीं, वहां पे भी ट्रेन का जहां पे स्टेशन है वहां पे भी कई सवारियां मौजूद होती हैं, उसके जरिए भी बंदा आ सकता है। लेकिन मुझे अगर तेरा कंफर्म पता हो तो मैं तेरे लिए सवारी भेज दूंगा। उसने कहा, नहीं नहीं मैं पहुंच जाऊंगा, तू परेशान मत हो, तुझे अगर आज ही रवाना होना है तू रवाना हो, मैं भी आता हूं। अर्जुन फौरी तौर पे हवेली के लिए रवाना हो गया। ट्रेन लेट थी, पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। जब वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो उसको महसूस हुआ हवेली के अंदर एक खौफ सा है, एक अफसुर्दगी सी है, एक ऐसा माहौल सा बना हुआ है जैसे तमाम मुलाजिम भी कन अक्कियों से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, डरे सहमे हुए। बिल्कुल अजीबो गरीब सा माहौल बना हुआ है। वो सबसे मिला, करीबी रिश्तेदार थे, और उसको बताया गया कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। वो उसको लेकर उसी कमरे में गए तो वो क्या देखता है कि वो एक बहुत बड़ा बिस्तर, जो बेड था, इंतहाई बड़ा चौड़ा नफीस सा बेड, उसके ऊपर वो एक नाजुक सी लड़की को बाजू से और टांगों से बांधा हुआ था। वो इस मंजर को देख के हैरान रह गया कि वो कमरे में इस अंदाज में बंधी हुई थी कि जैसे एक सिरे पे एक हाथ था और दूसरे सिरे पे दूसरा हाथ बांधा गया था, और इसी तरह जो सीधे पांव थे उनको भी बांध दिया गया था। उस लड़की का शौहर, जसप्रीत का शौहर भी उसके साथ था। सुखविंदर सिंह अर्जुन को लेकर अंदर दाखिल हुआ और कहा, यह देखिए। अर्जुन ने देखती कहा, ये आप लोगों ने उसको बांधा हुआ क्यों है?
तो वो बोला, अगर हम इनको खोल दें तो फिर ये किसी पे भी हमला कर देती हैं, कुछ भी ऐसा करने को तैयार हो जाती हैं जिससे अगले को शदीद नुकसान पहुंचे। अर्जुन चलता हुआ जसप्रीत कौर के पास गया जो रस्सियों से बंधी हुई थी। वो आसमान छत की तरफ तक रही थी, ऐसे जैसे छत को घूरे जा रही हो। उसके करीब गया और उसे बोला, जसप्रीत, जसप्रीत। जसप्रीत ने जैसे उसकी आवाज को सुना अनसुना कर दिया, जैसे उसकी आवाज को सुनी ना रही हो। उसने फिर से उसे आवाजें दी लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सुना। वो इसी तरह छत को तकती रही। तो उसने खड़े होकर पूछा, तो इनका खाना पीने कैसे करता है? वो बोले, आप सोच भी नहीं सकते हो अर्जुन, जो इस वक्त परेशानी आ रही है। कभी तो ये ठीक होती हैं लेकिन कभी कभी हमला कर देती हैं। खाने के टाइम पे जब इनको खोला जाता है तो मुलाजमाएं साथ खड़ी हो जाती हैं कि अगर ये हमला करने को तैयार हैं तो वो इनके बाजू से इनको पकड़ लें, वरना ये चुप करके बैठ जाती हैं। खुद से खाना नहीं खाती, तोड़ तोड़ के खाना इनके मुंह में दिया जाता है तो ये चुप करके खाती रहती हैं और लेट जाती हैं। बस किसी से कोई बात नहीं करती, लेकिन जब दौरा पड़ता है तो खौफनाक और भयानक दौरा पड़ता है। वो कुछ देर खड़े बातें करते रहे और फिर वो बाहर आ गए। अर्जुन को अभी तो ऐसी कोई बात नहीं नजर आई थी जिससे वो समझ सकता कि कोई जिन्नात का मामला है, क्या है। हाँ, ये जरूर था, उस लेटी हुई जसप्रीत कौर को देख के उसको इतना जरूर अंदाजा हुआ था, वो कमजोर सी हो गई थी, ऐसी जैसे हड्डियों का ढांचा हो गई हो। उसका चेहरा मानित पड़ गया था। उसकी खूबसूरती, वो बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल फीका पड़ा हुआ था, मुरझाया हुआ चेहरा। उसकी हालत को देख के उसको तरस आ रहा था कि इस बेचारी के साथ क्या हो गया है। जब वो बाहर आके बैठे और वो बातें ही कर रहे थे कि उसी वक्त मुलाजिम भागता हुआ उनके पास आया। मुलाजिमा भागती हुई पास आई और बताया कि फिर से बीबी जी की तबीयत खराब हो गई है। अर्जुन को दिखाने के लिए वो फौरी तौर पे बोला, आ जाओ मेरे साथ। और वो दोनों कमरे में जब दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, मुलाजमाएं इर्द गिर्द खड़ी हैं लेकिन वो उसी तरह बंधी हुई हैं। उनकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी हैं और मुंह इस अंदाज में खोल के जोर जोर से चीखें मार रही हैं जैसे उन रस्सों को तुड़वाने की कोशिश कर रही हों कि किसी तरीके ये रस्से टूट जाएं और मैं इन पे हमला कर दूं। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई हैवान किसी पे हमला करने के लिए अपना मुंह, अपने दांत ऐसे खोलता है कि मेरे करीब आओ और मैं तुम्हें चबा जाऊं, मैं तुम्हें खा जाऊं। अर्जुन खड़ा होकर इस मंजर को देखता रहा कि ये मासूम सी लड़की के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई है। अब उसको समझ लगी थी कि इस नाजुक से बाजुओं को इतने मोटे मोटे रस्सों से क्यों बांधा गया था, क्योंकि अब उसको समझ आई थी कि उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो रस्सा भी तुड़वाने की कोशिश करती है, इसलिए ये मोटे रस्से उसको बांधे गए हैं। वो इस तरह छलांगे मार रही थी कि उसकी टांगें और बाजू बंधे होने के बावजूद न सिर्फ जोर लगा के वो उनको छुड़वा रही थी बल्कि ऊपर की तरफ ऐसे उछल रही थी कि किसी तरीके बस वो अपने आप को आज़ाद करा ले और पास खड़े हुए लोगों पर हमला कर दे। उसकी आंखें जितनी लाल सुर्ख थी वो परेशान सा हो गया। वो जो मुंह से जोर जोर से चीखें मार रही थी वो एकदम से लाल सुर्ख आंखों के साथ अपने शौहर की तरफ उसने देखा और एक आवाज उसके मुंह से आई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी, मैं आई इसलिए हूं सबको बर्बाद कर दूं, मैं सबको बर्बाद कर दूंगी। हा 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 हा। और उसके बाद उसने कहके लगाने शुरू कर दिए। वो मुसलसल कहके लगाते जा रही थी लेकिन वो आवाज उस जसप्रीत कौर की नहीं थी। वो लगता था वो आवाज भारी भरकम आवाज है और किसी और की आवाज है। अगर जसप्रीत अपने गले को भारी करके आवाज निकालने की कोशिश करे तो शायद वो ऐसी आवाज निकाल पाए, वरना ये किसी और की आवाज लग रही थी। वो उसके शौहर से बोला, अर्जुन तो जब ये हालत होती है तो आप लोग क्या करते हैं? उसने कहा, बस यही हाल होता है कि इसको बांध देना होता है। शुक्र है ये अभी बंधी हुई थी,
वरना अगर ये नॉर्मल होती, खाना खिला रहे होते या बैठी होती, या इनको कुछ देर के लिए छोड़ा भी जाता है तो फिर ये हमला कर देती। आपने देखा था ना वो कैसे हमला करने के लिए बेचैन थी, कैसे मुंह खोला हुआ था। इसी तरह वो अपने दांत अगले के बाजू में गाड़ देती हैं। तो ये फिर नॉर्मल कैसे होती हैं? खुद ही नॉर्मल हो जाती हैं। पंडित को भी बुलाया था, कुछ और लोगों को भी बुलाया था। उन्होंने आके देखा है, कोशिश की है अपनी तरफ से जितनी वो कोशिश कर सकते थे। उन्होंने तो बताया तो बड़ा कुछ है, ये है, ये है, ये है, जिन्नात की एक फौज गिनवा दी है, लेकिन ठीक करने में वो नाकाम रहे हैं। हाँ, ये हुआ है कि वक्ती तौर पे ये खामोश हो गई हैं, लेकिन उनके जाने के बाद फिर से यही हालत हो गई है। वो बोला, आप परेशान ना हूं, मेरे दोस्त जो शादी में आए थे जैन, वो आ रहे हैं और मैं भी इसको देखने की कोशिश करता हूं। आपने अच्छा किया मुझे बुला लिया। जैन भी बहुत कुछ जानते हैं, अब मैं भी चेक करने की कोशिश करता हूं, परेशान ना हो, ये ठीक हो जाएंगी। वो अपने कमरे में रात को सोने के लिए जब पहुंचा तो पूरी हवेली में एक खामोशी थी। ऐसी खामोशी जैसे सब अपने बिस्तर में सो तो रहे हों, लेकिन कोई ना कोई खटके के इंतजार में हाय, कोई इस तरह अलर्ट हो जैसे कोई खटका होगा तो कोई कयामत ना आ जाए, कोई मसला ना बन जाए। कि उसी लम्हे वो भी अपने बिस्तर पर लेटा सोच रहा था, ये मामला है क्या, माजरा है क्या। कि तभी एक जोर की चीख गूंजी, जैसे कोई जोर से चीखा हो। और वो जो चीख हवेली के ही किसी हिस्से में से आई थी। रात की उस खामोशी में वो चीख दूर दूर तक सुनाई दी थी। वो भी अपने बिस्तर से उठा और भागा उस चीख को सुन के। बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता जाग गए, मुलाजिम भी जाग गए, ठाकुर साहब भी जाग गए। और वो भी उस कमरे में पहुंचा तो पता लगा उनको वॉशरूम जाना था। वॉशरूम के लिए मुलाजमाएं जो साथ होती थी, उन रस्सों को जैसे ही उन्होंने खोला तो पहले तो वॉशरूम चली गईं, लेकिन जैसे ही वॉशरूम से बाहर आईं तो वो मुलाजमा जो अनजान थी कि वो पीछे आ चुकी हैं, उनको पता नहीं था कि वो वॉशरूम से निकल के आ गई हैं। बस छोटी सी उनसे गलती हुई है और उसके बाद उसके चेहरे पे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा है, जिसके बाद उसके मुंह से ऐसी जोर की चीख निकली है जैसे उस थप्पड़ ने उसकी जान निकाल दी हो। और उस मुलाजमा को जब सामने लाया गया तो उसके गाल पे ऐसी उंगलियों के निशान छपे हुए थे कि किसी ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा हो कि उंगलियां अंदर ही धंस गई हों और बुरा सा निशान बन गया था। अर्जुन परेशान हो गया कि वो कमजोर सी हड्डियों का ढांचा जसप्रीत इतना जोर से थप्पड़ नहीं मार सकती। उस मुलाजमा को जो बेइंतहा खौफजदा थी बुलाया गया और पूछा गया क्या हुआ, तो उसने बताया मैं वॉशरूम के बाहर ही खड़ी थी, बस थोड़ी सी भूल हुई कि बीबी जी बाहर आती होंगी, वो मेरे शायद पीछे आ गई। अभी मैं मुड़ने ही लगी थी कि मुझे थप्पड़ पड़ा है इतने जोर का कि मेरे मुंह से जोर से चीख ऐसी निकली है कि मेरी जान निकल जाएगी, मेरा दिल बंद होना शुरू हो गया था। बाकी मुलाजमाओं ने पकड़ के बीबी जी को बांध दिया था। ये पहली रात का पहला वाकया था। आहिस्ता आहिस्ता सब मुलाजिम भी अपने अपने कमरों की तरफ जाना शुरू हो गए। अर्जुन भी अपने कमरे की तरफ आ गया, जो अभी तक सोया नहीं था, सोचों में गुम था कि माजरा है क्या। ये सोचना शुरू हो गया कि है क्या। उधर डॉक्टर जैन रवाना हुआ। उसने अपना बैग से तैयार किया, रेलवे स्टेशन पहुंचा। उसने ट्रेन का टिकट खरीदा और जैसे ही ट्रेन आई वो ट्रेन के अंदर सवार हो गया। थोड़ी देर के बाद ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ दिया। ट्रेन छक 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 करती हुई आगे बढ़ना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही थी। उसने जो ट्रेन पकड़ी थी, ये ट्रेन सुबह के टाइम उसको गांव के उस स्टेशन पे पहुंचा देती जहां से वो तांगे पे बैठ के हवेली पहुंचता। सारा दिन मुख्तलिफ काम करने की वजह से वो थक गया था। जैसे ही वो गाड़ी के अंदर बैठा
तो सीट के साथ टेक लगाते ही थोड़ी देर के बाद हचकोले खाती गाड़ी, जिसके अंदर से एक ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वो गाड़ी एक मुसलसल हचकोले खा रही थी, छक 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 की आवाज के साथ उसको नींद आनी शुरू हो गई। डॉक्टर जैन ने अपने सर को पीछे उस कुर्सी के साथ टिकाया और आंखें बंद कर ली। शायद वो कुछ देर तक सोते रहे होंगे कि एकदम से उनकी आंखें खुल गईं और उनको महसूस हुआ कि जैसे बाहर काफी ज्यादा रात हो चुकी है। उस खुली हुई खिड़की से उसने बाहर की तरफ देखा तो बाहर घुप अंधेरा था, सिवाय उसके सब ट्रेन के अंदर जाग रहे थे। उसने सोचा मैं शायद थका हुआ हूं आते ही इसलिए सो गया, लेकिन बाहर का मंजर देख के लगता है कोई देहात से गुजर रही है या किसी ऐसे वीराने से ट्रेन गुजर रही है कि बिल्कुल घुप अंधेरा है, क्योंकि बाकी लोग तो जाग रहे हैं, अभी मैं ही सिर्फ सो गया हूं। उसने हाथ पे बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा, घड़ी बंद हो चुकी थी। उसने घड़ी को टक 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 करके हिलाया, इसको क्या हुआ है, लेकिन घड़ी नहीं चल रही थी, वो टाइम नहीं देख सका। उसने पास बैठे हुए लोगों की तरफ देखा कि किसी के पास घड़ी हो तो मैं टाइम पूछ सकूं, तो उसको बिल्कुल सामने एक बैठे हुए थोड़े से फासले में एक शख्स के पास हाथ में बंधी हुई घड़ी नजर आई। तो उसने उसे आवाज देकर कहा, एक्सक्यूज मी करके कहा, आप टाइम बता सकते हैं, टाइम क्या हुआ है? उस शख्स ने, जो सामने की तरफ देख रहा था, जिसने हाथ में घड़ी बांधी हुई थी, उसने देखना तक गवारा ना किया। वो समझा शायद शोर की वजह से इनको आवाज नहीं जा सकी। वो ऊंची आवाज में उनको मुखातिब करते हुए बोला, प्लीज क्या आप टाइम बताएंगे? वो शख्स ऐसे बिल्कुल सामने की तरफ आराम से बैठा देख रहा था और ट्रेन के उस छक छक में बैठा हिल रहा था, लेकिन उसने दोबारा से आवाज नहीं सुनी थी। क्या ये किसी गहरी सोच में है या क्या हुआ है? वो अपनी जगह से उठ गया। जैन जैसे उठा उनके करीब गया और कहा, मैं आपसे मुखातिब हूं, शायद आपको आवाज नहीं आ रही, अगर आपको बुरा ना लगे टाइम बता सकते हैं? उस शख्स ने अपनी गर्दन को हल्का हल्का, ऐसे जैसे कोई रोबोट गर्दन को हिलाता है, हल्का हल्का गर्दन को हिलाया और यूं सामने खड़े हुए जैन को देखा। उसकी आंखें अजीब सी पुरइसरार सी आंखें थीं। उसको अजीब सा शख्स लगा और उसने अपनी गर्दन वापस मोड़ के उसी तरह देखना शुरू कर दिया जैसे वो कह रहा हो, मुझे तुम्हें टाइम नहीं बताना। वो कुछ देर खड़ा रहा और उस बंदे की इस तरह की बेरुखी को देख के वो वापस अपनी कुर्सी पे आ गया कि यार कैसा बंदा है, क्या हुआ है इसको? उसने साथ बैठे हुए बंदों को कहा, यार पता नहीं कैसा बंदा है, देखो मैंने टाइम पूछा है, बताना तक भी गवारा नहीं किया। वो जो पास करीब बैठे थे उन्होंने भी उसकी बात को सुनी अनसुनी कर दिया, जैसे वो उसकी बात को सुन ही ना रहे हों। उसने सबकी तरफ देखा कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं था। हैरत की बात यह थी, कोई आपस में बातें भी नहीं कर रहा था, सब के सब खामोश और उनकी आंखें खुली हुई। वह हैरान हो गया कि ये क्या है, पता नहीं कौन से लोग हैं, कहां जा रहे हैं ये, कि इनके रवैये इतने अजीबोगरीब हैं कि यार बात करना ही गवारा नहीं समझते। खैर वो इसी तरह कुछ देर बैठा रहा और उसके बाद उसको वॉशरूम जाना था। वो अपनी सीट से उठा, काफी फासले पे वॉशरूम था, चलता हुआ गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि जितने भी मुसाफिर उस ट्रेन में सवार थे सबकी आंखें अजीब सी थीं और कोई भी एक दूसरे से ना सिर्फ बात नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसे गर्दन को एक जगह पर रख के बैठे थे जैसे कोई बुत सा बन गया हो। उसकी सांस तो चल रही हो, दिल की धड़कन भी हो, लेकिन वो इधर उधर भी ना देख रहा हो। ट्रेन के हिलने की वजह से जिस तरह वो हिल रहे थे, सिर्फ बैठे हिल रहे थे, वरना ऐसे जैसे इंसान किसी शॉक में, किसी सदमे में हो, किसी गहरी ऐसी सोच में हो कि उसको सदमा पहुंच जाए और वो एक बिल्कुल साकित सा हो जाता है। ऐसे सारे साकित बैठे हुए थे। वो उन सबकी तरफ देखता हुआ हैरान होता हुआ गया कि ये क्या मंजर है। वो चलता 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 वॉशरूम तक पहुंच गया। वॉशरूम से फारिग होने के बाद जैसे ही वो वॉशरूम से निकल के चलने लगा तो वो वॉशरूम में भी यही बैठ के सोचता रहा था, ये कैसे अजीबोगरीब लोग हैं, ये कैसा मंजर है, इससे पहले मैंने जिंदगी में मंजर नहीं देखा, इन लोगों को हुआ क्या है। टाइम वाले ने भी बदतमीजी की, बाकी भी इस तरह रोबोट बन के बैठे। उसके जिस्म के अंदर एक सरसराहट सी आई। वो जो डॉक्टर था डरता नहीं था, बहादुर था। पहली दफा उसको एक अजीब सा महसूस हुआ और बिल्कुल सामने, यानी जब वो चलने लगा उस सिमत जहां पे उसकी
सीट थी, उसने बैठना था। अभी उसने सीट के करीब पहुंचने ही लगा था कि उसने एक मंजर देखा। बिल्कुल सामने एक काला स्याह ह्योला सा खड़ा है। उसने कहा ये कौन है? लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो ह्योला उस ट्रेन की जलती हुई रोशनी के अंदर क्लियर नजर आ रहा था। एक काला स्याह, एक ऐसा ह्योला है जो बिल्कुल काला स्याह है, धुएं की तरह। ना ही उसका मुंह नजर आ रहा है, एक गोल सा सर है। उसके वजूद पे कपड़े हैं नहीं हैं ये तक नजर नहीं आ रहा। बस ऐसा है एक धुएं को इकट्ठा करके इंसान बना दिया गया हो। वो हैरत ज़दा हो गया। वो अभी तक शदीद डरा तो नहीं था, लेकिन उसकी दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज जरूर हो गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने कहा मैं इसको करीब से देखूं, ये क्या बला है, ये क्या चीज है। वो जैसे ही एक कदम उसने आगे बढ़ाया जो रुक गया था उस ह्योले को, तो उसी वक्त उसी ह्योले के ऊपर जो लाइट जल रही थी ट्रेन की, वो ब्लिंक करना शुरू हो गई। बुझना जलना, बुझना जलना, जैसे झटके मारना शुरू कर देती है बिजली, ब्लिंक करना शुरू कर देती है। उसने झटके मारने शुरू कर दिए और उसी लम्हे उसके कदम वहीं पे रुक गए। अब जिस जगह पे वो खड़ा था उस जगह पे भी जो लाइटें लगी हुई थीं वो लाइटें झटके मार रही थीं। वो हैरान होकर देख रहा कि एकदम से ट्रेन की लाइट ही बंद हो गई। जिस डब्बे के अंदर वो सवार था उसकी लाइट बंद हो गई और वो एकदम से अपनी सीट तक बैठ गया कि अब अंधेरा सा हो गया था। बाहर तो वैसे ही अंधेरा गुप था और अब ट्रेन में भी अंधेरा हो गया था, लेकिन जिस चीज को उसने सामने खड़े हुए देखा था उसके पीछे भी कुछ उसने देख लिया था। सामने खड़े हुए काले साये को, उसके पीछे भी किसी को उसने क्लियर देखा था कि लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई थी कि वो डर के बैठ गया कि लाइट क्यों चली गई है। उसने बैठ के फिर से साथ वालों को मुखातिब करके कहा कि अब कोई शायद जवाब दे दे। जिस तरह उसके दिल में आया था कि क्या हुआ है लाइट को, लाइट क्यों चली गई है। ट्रेन में इंसान बातें करते हैं, वहां उस ट्रेन में तो कोई भी बातें नहीं कर रहा था। सब बच्चे तक खामोश थे। जब वो बाथरूम से निकल के आया था और बाथरूम की तरफ जाते हुए उसने देखा था बच्चे भी जो बैठे थे तो बिल्कुल आंखें खोल के बड़ों की तरह साकित से होके बैठे थे। वरना बच्चे कहाँ बैठते हैं, आराम से शरारतें करते हैं, बोलते हैं, आपस से बात करते हैं। क्योंकि एक जगह पे उसने देखा था एक फैमिली बैठी हुई थी, मियाँ बीवी थे और उनके 3 बच्चे भी थे। एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन कोई 8-9 साल होगी और 2 छोटे छोटे थे। एक कोई 6 साल का होगा, एक 4 साल का होगा। वो भी उसी तरह बड़े मर्दों की तरह साकित से होकर बैठे हुए थे और वो उन पे हैरान हुआ था बच्चे कैसे साकित बैठ सकते हैं। अब जब वो लाइट जाने की वजह से अपनी कुर्सी पे बैठ गया और उस सीट पे बैठ के, वो जो एक बेंच सी होती है, उसने साथ वालों को कहा ये क्या हुआ है, लाइट क्यों चली गई है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि लाइट जाने पे लोग बोल पड़ते, अरे भाई क्या हुआ है लाइट को, लाइट क्यों चली गई है। लोग तो बोल ही नहीं रहे थे, ऊपर से लाइट चली गई। अब वो परेशान हो गया। ट्रेन अपनी स्पीड से चकाचक 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 करती हुई जा रही है और वो परेशान सा बैठा हुआ है कि किसी की अभी तक कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी देर के बाद लाइट आ गई और जैसे ही लाइट आई उसने अपने इर्द गिर्द देखा, लोग उसी तरह साकित पलके झपकाए बगैर एक ही जगह पे बैठे देख रहे हैं और ट्रेन की हिलने की वजह से वो इस तरह हिल रहे हैं जैसे उनमें जिंदगी बाकी हो। वरना ट्रेन रुक जाती तो वो भी साकित होते, हिलते तक ना था। यानी ट्रेन रुकी होती तो वो हिल भी ना रहे होते। उस ट्रेन की हिलने की वजह से शुक्र है इतना एक एहसास था कि इनमें जिंदगी अभी कायम है, जिसकी वजह से ये सांस भी ले रहे हैं, हिल भी रहे हैं, लेकिन ना ही अपनी पलकों को झपका रहे हैं। क्योंकि उसने अब गौर से देखना शुरू कर दिया था जब लाइट आई थी अपने करीब बैठे हुए लोगों को, क्या ये सांस ले रहे हैं। तो उनके पेट को इंतहाई गौर करने पे जब उसने देखा तो उसको लगा कि हाँ ये सब जिंदा हैं, मुर्दा नहीं है। उनका पेट आगे पीछे हो रहा था, जिसका मतलब है कि वो सांस ले भी रहे थे, सांस छोड़ भी रहे थे, उनमें जिंदगी बाकी थी। लेकिन जहां वो सांस ले रहे थे वहां पे किसी ने भी अभी तक पलकें नहीं झपकाई थी। अब उसके अंदर एक खौफ सा पैदा हो गया। एक ऐसा मंजर ट्रेन के अंदर किसी के साथ भी हो जाए तो इंसान शदीद डर जाता है। वो कभी डरने वाला नहीं था, एक बहादुर इंसान, डॉक्टर सा था, लेकिन मंजर ही ऐसा हो गया था कि वो क्या करता। कुछ देर तो इसी तरह बैठा रहा, लेकिन फिर एक ऐसी आवाज उसके कानों में आई
कि उसका झटका निकल गया। उसने एक औरत की चीख को सुना था। एक ऐसी भारी भरकम आवाज थी, लेकिन एक औरत की आवाज थी। उसने जोर से चीख मारी थी, और जैसे ही चीख मारी गई तो वो जितने भी बैठे हुए थे उन्होंने अपनी गर्दन को आहिस्ता आहिस्ता मोड़ के उसी तरफ देखा जिस तरफ से चीख आई थी। यानी अभी तक जो हिल नहीं रहे थे, पलकों को झपका तक नहीं रहे थे, उस भारी भरकम चीख पे अपनी गर्दन को आहिस्ता, ये भी इंसान डर जाता है कोई गर्दन को मोड़ रहा हो तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, यानी आपने साइड पे भी देखना है तो उसको भी देखते हुए आप मिनट लगा दें, 30 सेकंड के बाद आप वहां तक पहुंचे घुमा के गर्दन, तो इंसान डर जाता है भी ये क्या है। वो सब अपनी अपनी गर्दनों को आहिस्ता 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 घुमा रहे थे, और वो सबको देख रहा है कि इस तरह गर्दनें घूम रही हैं उनकी, जिस तरह उस टाइम पूछने वाले से उसने टाइम पूछा था और उसने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन को घुमा के उसकी तरफ देखा था, वो इस बीच सब अपनी गर्दन को आहिस्ता आहिस्ता घुमा के उसी तरफ देख रहे थे। और तभी एक गरजदार आवाज आई, उसी औरत की जिसकी चीख आई थी, उसकी एक गरजदार आवाज सुनाई दी। अब सबकी गर्दनें मुड़ चुकी थी और मुड़ी हुई गर्दनों से उसी तरफ देख रहे थे जहां से उसको भी अंदाजा हुआ था ये वो जगह थी जहां पे लाइट जाने से पहले उसने एक ह्योले को और उसके पीछे किसी को खड़े हुए देखा था। वो उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था कि लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई थी, और जैसे ही वो ब्लिंक हुई तो लाइट चली गई थी। उसी जगह से ही चीख आई थी। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपनी उस जगह से उठ के उसने उसी साइड पे देखा जहां पे वो ह्योला और उसके पीछे किसी को देखा था। अब वहां पे कोई भी नहीं था और सबकी गर्दनें अब उसी तरफ मुड़ी हुई थीं कि एकदम से आवाज आई, सो जाओ, सो जाओ। ऐसी खौफनाक और भयानक आवाज कि वो गर्दनें जो उधर करके बैठे थे एकदम से उन्होंने अपनी गर्दनें वापस की, ऐसे जैसे किसी की गर्दन रुकी हुई हो और शां करके वापस जाती है। मतलब इतनी तेजी से आप गर्दन भी मोड़ेंगे गर्दन का दर्द निकल जाएगा। जो इतना आहिस्ता आहिस्ता गर्दन को मोड़ के देख रहे थे, उन्होंने इतनी तेजी से गर्दन को मोड़ा और आंखें बंद कर ली। वो खड़ा हो गया था अपनी जगह से और देखने के लिए कि तेजी से गर्दनें उन्होंने वापस मोड़ी, आंखें बंद कर ली और ऐसे जैसे सब सो रहे हैं। टेक किसी ने नहीं लगाई हुई सर को, लेकिन ऐसे बैठे बैठे सो रहे हैं। वो आगे बढ़ा ये देखने के लिए कि आवाज कहां से आई है। सब उसी तरह सो रहे हैं। वो चलता हुआ उस जगह तक पहुंच गया जहां से आवाज आई थी। वहां पे उसको कोई भी नजर ना आया। अब वो परेशान हो गया था, खौफजदा हो गया था। वो चलता हुआ वापस आया, अपनी जगह पे बैठ गया। अब वो डरा हुआ था। वो सोना चाहता था लेकिन शायद उसको नींद नहीं आ रही थी। कैसा खौफ था कि सब सो रहे थे, वाहिद वो अकेला जाग रहा था। लेकिन ये कैसी मखलूक थी, ये कौन लोग थे? ये तो इंसान थे, एक ट्रेन में सवार हुआ था। कोई जिन्नात के कबीले में थोड़ा चला गया था कि इंसानी ट्रेन जिसमें सारे इंसान सवार हैं, लेकिन सारे इस तरह कर रहे हैं कि वो परेशान हो गया। अभी तक उसको ये यकीन नहीं आ सका था ये कोई जिन्नात हैं या इंसान हैं। उसको कुछ समझ ना आई। यहां तक कि ट्रेन चलती रही चलती रही चलती रही। वो कहता है 2-3 दफा मेरी आंख भी लगी, मैं भी सो गया, क्योंकि अब कितनी देर इंसान जाग सकता है, नींद आ ही जाती है। सारे ही तो सो रहे थे, अब कोई खौफ भी नहीं था, कोई उठ के वॉशरूम भी नहीं जा रहा था। ट्रेन एक और चीज जो मेरे कहते हैं नोटिस में थी, कोई स्टेशन भी नहीं आया था। शायद रात को ट्रेन ऐसे गांव से गुजर रही थी जहां पे स्टेशन भी नहीं थे, या ये वो रात की ट्रेन थी, क्योंकि वो पहले वाली जिस ट्रेन पे गए थे वो एक दिन की रोशनी वाली थी, ये रात वाली ट्रेन थी। तो कोई स्टेशन पे रुकी भी नहीं, तो वो भी आंखें बंद करके सो जाता। आंख खुल जाती, देखता सारे सो रहे हैं, फिर सो जाता। वो इसी तरह जागता रहा, सोता रहा ज़हन, और आखिरकार बाहर रोशनी होना शुरू हो गई। लेकिन सब के सब अभी तक सो रहे थे। जैसे ही बाहर उसने रोशनी देखी, उसकी जान में जान आई। सुबह आ रही है और वो भी उठकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद ट्रेन रुकना शुरू हो गई। अब उसकी स्पीड स्लो हो रही थी, यकीनन कोई स्टेशन आ रहा था। और तब उसको अंदाजा हुआ जिस स्टेशन पे उसने उतरना है ये वही स्टेशन है। लेकिन अभी तक ट्रेन के अंदर सारे लोग सो रहे थे। जैसे उनको हुक्म मिला था कि जागना नहीं है, उसने अपना बैग उठाया और जल्दी से ट्रेन से बाहर आ गया। ट्रेन से जैसे ही बाहर आया
उसने देखा उस ट्रेन से उतरने वाला वो वाहिद मुसाफिर था, उसके अलावा ट्रेन से कोई भी नहीं उतरा था। वो नीचे उतरा और ट्रेन उसको उतारते ही दोबारा से चल पड़ी। ट्रेन उसकी नजरों से ओझल हो गई। वो अब वहीं खड़ा था कि अब पहले अपने आप को नॉर्मल करूं कि ये क्या मंजर था जो मैंने देखा, सारा कुछ किया, कि उसी लम्हे अब उसको होश सा आ गया, जैसे मैं होश में वापस आ गया हूं। और अब वो तलाश में था किसी सवारी की कि कोई तांगा जो उसको बताया गया था वो ले और मैं हवेली की तरफ रवाना हूं। लेकिन अभी सुबह होने की वजह से अभी कोई तांगा भी नहीं था। वो वहीं पे एक बेंच पर बैठ गया। वो हैरान था कि किससे क्या बात करूं, यहां पे तो कोई बंदा भी नहीं है, वीरान सा स्टेशन है, अकेला मैं ही उतरा हूं और सुबह का टाइम है, ट्रेन भी जा चुकी है, लेकिन ये टाइम मुझे ट्रेन जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो बैठे बैठे तकरीबन उसको 2-3 घंटे हो गए, तो उसके बाद एक तांगे वाला आता नजर आया। उसने अपना बैग उठाया और सीधा उसी की तरफ चला गया। तांगे वाले से उसने पूछा, आप क्या इतनी देर से आते हैं? तो बोला, नहीं बाबू। क्यों? उसने कहा, सुबह तो कब की हो चुकी, अब तो 3 घंटे वो हो गया है, सवारियां क्या कोई भी नहीं आती? उसने कहा, बाबू अभी तो ट्रेन ने आना है, मैं तो पहले आ गया हूं। आपको पता भी है आज छुट्टी का दिन है और आज इस ट्रेन ने आना है, अभी उसके आने में काफी टाइम है, तो मैं तो अपने टाइम पे आया हूं। छुट्टी वाले दिन यहां ट्रेन नहीं आती। क्या छुट्टी वाला दिन? मैं समझा नहीं। उसने कहा, बाबू आज पता है आज कौन सा दिन है? तो जो उसने बताया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो जो दिन बता रहा था उसको लगा कि ये तांगे वाला नहीं जानता कौन सा दिन है, इसको पता नहीं है, क्योंकि वो हैरान सा हो गया। तो अब उसने उसे बताया, आज तारीख क्या है? और जो तांगे वाले ने तारीख बताई तो उसके 14 तबक रोशन हो गए। उसको इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा था। वो तांगे वाले को एड्रेस का समझा के हवेली जाना है, रवाना हो गया। लेकिन पूरा रास्ता वो उलझा रहा, वो शदीद परेशान था। वो हवेली तो पहुंच गया, अर्जुन ने उसका इस्तकबाल किया, लेकिन अर्जुन उसको देखते ही समझ गया कि वो कोई शदीद उलझन में है। उसने उससे पूछा, क्या हुआ है? उसने कहा, बताऊंगा, अभी नहीं। वो शदीद थका हुआ सा था, ऐसे लगता था जैसे उसके कंधों पे बोझ हो, उसके सर पे बोझ हो। उसने कहा, यार मैं नाश्ता करके सोना चाहूंगा, मेरे कंधे बहुत भारी हैं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसको नाश्ता कराया गया और वो नाश्ता करके सो गया। ऐसा सोया कि शाम हो गई। जब वो उठा तो अर्जुन ने उसे उठाया कि भाई उठ जा, दिन का खाना भी नहीं खाया, अब तो रात होने को आई है। तो वो बोला, क्या मैं सुबह से अब तक सो रहा हूं? उसने कहा, हाँ भाई तू सो रहा है, खाना नहीं खाना क्या रात का? वो उठकर बैठ गया, फ्रेश हुआ और कहा, चल यार हवेली से जरा बाहर चलते हैं। वो दोनों चलते हुए हवेली से दूर जाना शुरू हुए। अर्जुन ने कहा, क्या हुआ है? तू बहुत ज़हन उलझा हुआ है, परेशान सा है, बात क्या है? उसने कहा, यार मेरे साथ वो वाकया हो गया जिसने मुझे हिला कर रख दिया है। उसने कहा, क्या हुआ है तेरे साथ? वाकया तो मेरे पास भी बहुत हुआ है, तुझे बताने के लिए मेरे पास भी बातें हैं। तू जानता नहीं इन रातों में मेरे साथ क्या हुआ है। पहले तो मैं तेरा इंतजार करते हैरान रह गया कि यार तूने कहा था मैं कल आ जाऊंगा, तू चौथे दिन आ रहा है। और जब तुझे आते देखा मैं समझ गया कोई थका हुआ है, परेशान है, तेरे सर में दर्द था। मैंने कहा चलो रात को बात करेंगे। तू जानता है ये 4 रातें मैंने कैसे काटी हैं? अर्जुन बोलता ही गया कि पहले रात उसने थप्पड़ मारा किसी ने मुलाजमा को, और उससे अगली रात जब हवेली में चीखो पुकार शुरू हुई तो पता है क्या हुआ? मैं भी भाग के पहुंच गया था, उसको बांधा गया था और उसने कहा मुझे वॉशरूम जाना है। आज वो अलर्ट थे, एक मुलाजमा के साथ वाकया हो चुका था, मुलाजमें अलर्ट रही और वो वॉशरूम में चली गई। वो बाहर खड़ी होकर अलर्ट होकर उसका इंतजार करती रही कि बाकायदा नीचे एक अपने क्वार्टर में जो मुलाजिम सो रहा था उसके बाजू पे
जसप्रीत ने अपने दांत काट दिए। वो उसके कमरे में दाखिल हुई। वो अकेला सोता था अपने कमरे में, मुलाजिम, फैमिली वाले भी मुलाजिम थे वहां पे। और जब वो उसके कमरे में दाखिल हुई है तो वो सो रहा था। वो उसके पास गई है और उसने अपने दांत उसके बाजू में रखे हैं और इतनी जोर से उसको काटा है कि वो चीखो पुकार करना शुरू हो गया। पूरी हवेली फिर से जाग गई। वो उसका दांत अभी तक उसके बाजू में पेवस्त थे, यहां तक कि उसके बाजू से लहू निकलना, खून निकलना शुरू हो गया। बाकी मुलाजिम भी डर के भागे और उसी की तरफ गए और जाकर देखा तो वो जा चुकी थी और उसने अपने बाजू को जोर से पकड़ा हुआ था कि बीबी जी आई थी, उसने मुझे काट लिया है। लेकिन नौकरानियों ने बताया कि बीबी जी तो अंदर बाथरूम में थी। मुलाजिम कहता है नहीं, बीबी जसप्रीत आई थी, वो उधर बाथरूम में थी। और जानता है उसके बाद क्या हुआ? मैं बिस्तर पर सोया था, मुझे नींद आ गई थी अगली रात। मेरे बिस्तर में सोए शायद आधा घंटा भी नहीं गुजरा होगा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कमरे के अंदर कोई मौजूद है। मैं नींद में था, किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही मैंने अपनी आंखें खोल दी। मैंने जैसी ही आंखें खोली मुझे लगा कमरे के अंदर कोई चहलकदमी कर रहा है। मैंने इधर उधर देखा, कमरे में तो कोई नहीं है। मैंने आवाज दी, कौन है, कौन है कमरे में? तो जो चल रहा था, जिसके कदमों की एक हल्की सी आहट महसूस हो रही थी, कि वहीं पे किसी ने मेरे पांव के अंगूठे को इतनी जोर से पकड़ के खींचा कि मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। शुक्र है चीख इतनी ज्यादा नहीं थी कि वरना तमाम मुलाजिम मेरे कमरे में जमा हो जाते। वो एक दबी दबी सी मैंने दर्द की वजह से चीख निकाली थी। यार वो मेरा वहम नहीं था, वो मेरा वहम नहीं था। मेरे अंगूठे को बकायदा खींचा गया था, बड़े जोर से खींचा गया था। वो अपनी आप में बोलता ही जा रहा था जैन को बताने के लिए कि जैन तू इन बातों पे यकीन नहीं करता ना, तू एक डॉक्टर है और तू कहता है जिन भूत ये नहीं होता, तूने ही मुझे कहा था ये बीमारी होती है जिसमें इंसान को जिन नजर आते हैं, ये होता है वो होता है। तो उसकी सुने बगैर वो उसको पहले से ही जो बेचैन था बताने के लिए कि मेरे अंगूठे को खींचा गया, और उसने फिर बताया कि अगली रात जानते हैं क्या हुआ? कल रात वो अपने बिस्तर पर बंधी हुई थी। जसप्रीत को बांधा गया था और बिस्तर पर लेटी हुई थी। जो दोनों मुलाजमें हैं वो उसके इर्द गिर्द बिस्तर के साथ बैठी हुई थी। 2 दिन को, 2 शाम को, रात को 6 मुलाजमाएं पहरा देती हैं कि रात के टाइम जसप्रीत के शौहर की आंख खुली। वो अपने कमरे में सो रहा था। वो अपने कमरे से उठ के वॉशरूम की तरफ जाना शुरू हुआ तो उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बाहर चलता हुआ गया हो। उसके पांव की एक छन छन की आवाज थी। वो अलर्ट हुआ, रात को पाजेब पहनले पायल की आवाज के साथ कौन है? वो चलता हुआ गया तो वो एक पायल की आवाज उसके बाप के कमरे की तरफ जा रही थी। तो वो उन्हीं रस्तों पे चलता हुआ, हवेली के मुख्तलिफ रस्तों से चलता हुआ जब उधर गया तो क्या देखता है, उसकी बीवी उसके माँ बाप के बड़े से शाही कमरा जो बना हुआ था उनका, उन कमरे के बाहर इस तरह खड़ी है कि वो दरवाजे पे आग लगाना चाह रही है। उसी लम्हे उसने देख लिया पीछे से जाके कि वो जसप्रीत बिल्कुल आग लगाने वाली थी। अगर वो टाइम पे ना पहुंचता तो तकरीबन वो कमरा जल जाता, उसको आग लग जाती, वो दरवाजा ही आग में लपेट ले लेता, अपनी आग की लपेट में आ जाता तो ठाकुर सिंह और उसकी वालदा को बाहर निकालना मुश्किल होता। कि उसके जोर जोर से चीखने पे मुलाजिम भी भागे और वो भी सबको जगाना शुरू हो गया, भागता रहा और वो इतनी देर में भाग गई। थोड़ी सी जो आग दरवाजे पे लगेगी उस पर काबू पा लिया गया, दरवाजा जलने से तो बच गया। और जब कमरे में जाके देखा गया तो वो तो अपनी जगह पे बंधी हुई थी। उसका कहना था कि वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, आग लगा रही थी। उससे पहले भी एक मुलाजिम का कहना कि मेरे बाजू जिसको जख्मी कर दिया गया था, बाकायदा पट्टी की गई थी, उसने भी कहा था उसने मेरे बाजू को काटा है, लेकिन वो तो बंधी हुई थी। और मैंने भी अपनी आंखों से देखा है, उसका शौहर बता रहा था कि वो दरवाजे को आग लगा रही थी। लेकिन मुलाजमें कहती हैं कि वो तो बंधी हुई थी, सोई हुई थी। तो उसने मुलाजमों को डांटा, दोनों खवातीन को जो मुलाजमाएं थी, कि तुम लोग झूठ बोल रही हो, तुम सोती रहती हो या अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करती, तुम्हें उसको वॉशरूम जाना होगा, तुमने उसे वॉशरूम के लिए आज़ाद किया होगा और वो इधर आ गई। और वो बार बार कस्में खा रही थी कि नहीं वो तो उठी ही नहीं है।
यार तू सुन सकता है ये क्या हुआ है? कि उसी लम्हे वो चलते चलते इतने दूर आ गए थे कि उनके कानों में एक आवाज गूंजी, छन छन छन। ये पायल की आवाज थी। वो एक वीरान से रास्ते पे थे जो एक बिल्कुल करीब जंगल था कि ये इस वक्त पायल की आवाज कहां से आ रही है। वो दोनों चौंक पड़े और जैसे ही वो दोनों चौंके तो उन्होंने देखा उनके थोड़े ही फासले पे एक लड़की जिसके दांत खून से भरे हुए हैं। एक हसीन सी लड़की है, खूबसूरत सी लड़की, और उसने ऐसा लिबास पहन रखा है जैसे वो दुल्हन बनी हो। दुल्हन की तरह का उसका लिबास है और उसके मुंह से दांतों से खून टपक रहा है जैसे अभी अभी ताजा किसी का खून पी के आई हो। और वो बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी और एक गरजदार आवाज में बोली, चले जाओ यहां से, वरना तुम भी नुकसान उठाओगे। यह आवाज तो अर्जुन सुन चुका था। यह तो वही आवाज थी जब उसने पहली दफा जसप्रीत के अंदर से एक औरत की आवाज को सुना था जो धाड़ रही थी कि सब मरेंगे, सबको मारूंगी। यह तो वही आवाज है, लेकिन ये तो कोई और है। तभी वो एकदम से डॉक्टर जैन का हाथ पकड़ के बोला, चलो चलो यहां से। तकरीबन उसको खींचता हुआ दौड़ने वाले अंदाज में, दौड़े तो नहीं लेकिन तेज तेज कदमों के साथ वो वापस आ रहे। और तभी डॉक्टर जैन ने उसके बाजू को, अर्जुन ने डॉक्टर जैन के बाजू को पकड़ा हुआ था। जैन ने आगे पहुंच के अपना बाजू छुड़वाया और कहा रुको, और पीछे मुड़कर देखा, पीछे वो नहीं थी। उसने कहा वो जा चुकी है यार, लेकिन हमें रुकना नहीं है, चलो। तो बोला तू अपनी सुनाई जाता है, मैं इसको पहले देख चुका हूं। जैन ने जब ये कहा मैं इसको पहले देख चुका हूं, ने कहा क्या, तूने कब देखा है इसको? उसने कहा तू मेरी सुन ही नहीं रहा, तू तो अपनी सुनाई जा रहा है। तूने बस बगैर स्टॉप लगाए अपनी सुना दी, मुझसे तो सुन मेरे ऊपर क्या गुजरी है। उसने कहा हाँ हाँ बता क्या हुआ है। उसने कहा मैं जिस ट्रेन पे सवार हुआ हूं, तू जानता है उस ट्रेन का क्या मंजर था? उस ट्रेन में मैंने एक काले स्याह ह्योले को देखा था। वो एक धुएं का बनाया हुआ शैडो था, ह्योला था, और उसके पीछे मैंने एक दुल्हन के लिबास की लड़की को देखा था। सिर्फ फर्क यह था ये वही लड़की है। उस वक्त इसके दांतों से खून नहीं निकल रहा था, मुंह पे खून नहीं टपक रहा था, दांतों पे भी खून नहीं था। उसके पीछे ये छुपी हुई थी। इसने अपना चेहरा हल्का सा निकाला था और पीछे कर लिया था, और इसका ये खूबसूरत चेहरा देख के, इसका ये दुल्हन का लिबास लेके मैं चौंक सा गया था। उसी तरफ मैंने कदम बढ़ाया ही था कि लाइट ब्लिंक होना शुरू हो गई, ऑन ऑफ होना शुरू हो गई, जलना बुझना शुरू हो गई। तो मैं रुक गया और उसी वक्त अंधेरा छा गया, इसलिए मजबूरन मुझे बैठना पड़ा। और जो एक चीख की आवाज आई थी जिसके बाद वो तमाम लोग जो हिल तक नहीं रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गर्दनों को उस चीख की तरफ मोड़ कर देखा था। यही आवाज जो अभी हमने सुनी है, इसी आवाज को मैंने सुना था। उसने कहा था सो जाओ, और सबने तेजी से गर्दनें अपनी वापस की थी और आंखें बंद कर ली थी। और सबसे हैरान कुन बात जिस पे तू चौंक उठेगा, तुझे यकीन नहीं आएगा लेकिन यकीन करना पड़ेगा। पता है मेरे साथ क्या हुआ है? उसने अपनी जेब से टिकट निकाला, कहा इस टिकट पे डेट चेक कर रहा है। वो एकदम से हैरान हो गया अर्जुन। हाँ मैं ये उसको समझने, उसने कहा हां तू सही समझा है। मैं 5 तारीख को रवाना हुआ था और 5 तारीख की ही मैंने टिकट ली थी। टिकट के ऊपर 5 तारीख ही लिखा हुआ है। और मैं किस तारीख को पहुंचा हूं? तू तो 8 तारीख को पहुंचा है, 3 दिन बाद। हां, जब मैं सवारी के इंतजार में खड़ा था और उसने मुझे कहा बाबू आज तो छुट्टी है, ट्रेन ने भी नहीं आना, तब मैं भी चौंक पड़ा था कि उसको क्या बताऊं। मैं तो ऐसे दिन सवार हुआ था जहां पे छुट्टी के दिन को 3 दिन अभी रहते थे, 3 दिन के बाद छुट्टी का दिन आना था।
और मैंने अपनी जेब से टिकट को भी निकाल के देखा तो टिकट तो 5 तारीख का है और छुट्टी 8 तारीख को हो रही है। तो क्या मैंने 3 रातें 3 दिन उसी ट्रेन में गुजारे हैं? और ये कैसे पॉसिबल है? ये ट्रेन की टिकट झूठ नहीं बोल सकती, इस पे डेट देख रहा है ना। और जब मैं घर से निकला था तब भी 5 तारीख थी। तुझे मैंने कहा था ना मैं कल या परसों आ जाऊंगा, तो मैं अगले दिन ही शाम को रवाना हो गया था। और मैं जब अगले दिन रवाना हुआ तो उससे अगले दिन पहुंच जाना चाहिए था। मैं 3 दिन बाद पहुंचा हूं। तो मैं 3 दिन कहां था? वो ट्रेन में जितने भी लोग थे मैं नहीं समझ पाया वो कौन थे, इंसान थे, हैवान थे, शैतान थे, जिन्नात थे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं 3 रातें, दिन तो हुआ ही नहीं मेरी। जब भी आंख खुलती थी बाहर घुप अंधेरा होता था, वो भी सो रहे होते थे, उससे पहले जाग रहे थे। बच्चे तक आपस में बातें नहीं कर रहे थे। मैं भी आंखें बंद कर लेता सो लेता, आंखें बंद कर लेता सो लेता। और जब सुबह हुई तो देखा मेरा स्टेशन आ गया है। स्टेशन पर मैं वाहिद सवारी थी जो बाहर उतरा और उसके बाद ट्रेन चली गई। तो यार मैंने 3 दिन ट्रेन में गुजारे हैं, जबकि तू जानता है वो तो एक दिन का कुछ घंटों का सफर है। मैं 3 दिन कैसे ट्रेन में रह सकता हूं? और जो अभी सामने खड़ी थी इसको मैंने ट्रेन में क्यों देखा था? तो सही कहता है अर्जुन, ये मामला कुछ और है। मैंने जो कहा था गलत कहा था, कोई बीमारी वाला मामला नहीं है। क्योंकि उन्होंने शायद मुझे भी ये दिखाया है जान के कि टिकट तुम्हारे हाथ में है जिस पे तारीख 5 लिखी हुई है और तुम 8 को पहुंचे हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं किसी को कहूं भी सही वो यकीन नहीं करेगा। और जिस तरह के वो लोग थे और जिसको मैंने ट्रेन में देखा, जिस आवाज को सुना, अभी उसको सामने देखा है। मैंने मुड़ के इसलिए देखा है मैं उससे पूछ सकूं। अब मैं उतना नहीं डर रहा, तुम मेरे साथ हो, हम दोनों इकट्ठे हैं, एक दूसरे का सहारा है। मैं इसलिए रुका हूं कि वो नजर आए तो मैं उससे कुछ बात कर सकूं। लेकिन वो दोनों चलते हुए कमरे तक पहुंच गए। उन्होंने रात का खाना तो खा लिया, लेकिन वो दोनों ही परेशान थे कि ये क्या हुआ है। जहां अर्जुन अपनी जगह पे परेशान था, जो वाकयात इससे और भी कई वाकयात हो चुके, अर्जुन के आने से पहले जो वाकयात हो चुके थे, जो अर्जुन को बताए गए थे, तो उससे बड़ा वाकया तो जैन के साथ हो गया था। वो भी परेशान था अर्जुन कि ये क्या है। वो कमरे में बातें करते करते उस गुत्थी को सुलझा रहे थे कि यह मामला, इसका मतलब है वाकई जिन्नात का मामला है। तभी अर्जुन ने कहा, मेरा शक सही है, ये कोई बीमारी नहीं है, कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो उसने जसप्रीत का वजूद अपने कब्जे में ले रखा है। क्योंकि जसप्रीत तो बाथरूम में होती है लेकिन वहां कोई दांतों से काट लेता है। जसप्रीत बंधी होती है और उधर कोई आग लगा रहा होता है। इसका मतलब है एक वजूद नहीं है, 2 वजूद हैं। वैसे देखा जाए तो जसप्रीत सिर्फ आंखें खोल के तकती रहती है, ऐसे लेटी रहती है, लेकिन जब उस पर दौरा पड़ता है तो फिर वो बदल जाती है। अगले दिन जब दोनों ने जसप्रीत को देखने के लिए गए तो जैन ने अर्जुन से कहा, ये तो बिल्कुल वैसे साकित है, इसकी आंखें बिल्कुल वैसी हैं जैसे ट्रेन में बैठे हुए सबकी आंखें इसी तरह साकित थीं। मैं समझ गया हूं ये मामला क्या है। परेशान मत हो, मेरे एक अंकल हैं। तो एकदम से अर्जुन बोला, मैं भी जानता हूं उनको, मैं भी यही सोच रहा था, तुमसे यही कहने लगा था कि तुम पहुंचो, लेकिन तुमने लेट कर दी। ये तो अब पता चला है कि तुम्हें 3 दिन लग गए, वरना तो तुम 1 दिन में आ जाते। मेरे ख्याल में उनको बुला लिया जाए, वो काफी इल्म रखते हैं। हां, तो इसका क्या, फौरी तौर पे मुलाजिम को रवाना किया जाए और मेरे ख्याल में वो उनको साथ लेकर आए। ठाकुर साहब से बात की गई, ठाकुर साहब ने फौरी तौर पे मुलाजिम को रवाना कर दिया और उसको एड्रेस वगैरह समझाकर भेज दिया गया। वो गया ट्रेन के जरिए और उनको लेकर आ गया। वो एक इंतहाई पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान तो थे, लेकिन वो काफी मामलात जानते थे। जैसे ही उस हवेली के अंदर दाखिल होने लगे तो अपने डॉक्टर जैन से बोले, हां सही बुलाया है तुमने मुझे। हवेली का दरवाजा बताता है किसी बहुत बड़ी बला का, किसी बहुत बड़ी शैतानी ताकत का हमला है इस हवेली पे, और वक्त बहुत करीब आ चुका है। वो जो भी शैतानी ताकत है
वो बहुत गुस्से में है। देखते हैं क्या होता है। वो चलते हुए अंदर उस कमरे में पहुंच गए जहां पे ठाकुर साहब, उनका बेटा और उनकी बहू जो बंधी हुई थी बेड पे मौजूद थे। सीधा उनको वहां पे लेके गए, क्योंकि उन्होंने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वक्त का जिया ना किया जाए, जितनी जल्दी हो सके मुझे वहां तक पहुंचा दिया जाए। मेरा इल्म कह रहा है मामला बहुत खराब हो रहा है। वो जैसे ही कमरे में पहुंचे तो जसप्रीत जैसे पहले से उनकी मुंतजिर थी, उसकी आंखें दरवाजे की तरफ थीं। अभी कदम दरवाजे में ही था कि वो उसी भारी भरकम आवाज में बोली, तो मेरे रास्ते में मत आ, मेरे बदले का टाइम आ गया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको तबाह कर दूंगी, मैं सबकी खुशियां छीन लूंगी, मैं सबको फना कर दूंगी। तो मेरे रास्ते में मत आ। मेरी तुझसे कोई लड़ाई नहीं है, ना ही मैं तुझसे कोई लड़ाई मोल लेना चाहती हूं। अगर तूने मुझसे लड़ाई मोल ली तो याद रख, मेरा खानदान तुझसे बदला लेगा। वो वहीं पे रुक से गए और बोले, शांति रखो, शांति रखो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुमसे लड़ाई मोल लेने के लिए नहीं आया, मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूं। उसका वजूद अकड़ा हुआ था, उसने अपने सीने को, पेट को ऊपर की तरफ उठाया हुआ था और वो तड़प रही थी इस अंदाज में जैसे उसके हाथ पांव खुल जाए और वो हमला कर दे। वो पहले ही हाजिर हो चुकी थी, यकीनन जान चुकी थी जो अब अंदर दाखिल हुआ है वो काफी इल्म वाला है, बहुत ज्यादा इल्म रखता है। वो बोले, अब बताओ कौन हो और क्यों? तो उसी लम्हे उन्होंने कहा, रुको। कमरे में ठाकुर साहब, उनका बेटा अर्जुन, जैन और वो उनके अंकल मौजूद थे। उन्होंने लफ्ज अंकल कहा है, मैं भी अंकल कह देता हूं। उन्होंने बाकी जो मुलाजिम वगैरह मौजूद थे उनको कहा, इनको कहो ये सारे बाहर चले जाएं और एक आग जलाकर लाएं, कोयले दहक रहे हों और ये वाली चीजें लेकर आएं, मैंने ये अमल करना है। वो चले गए और उसी वक्त वो अंकल उससे बोले, अब बता तू कौन है और क्यों तूने इस घर को आग लगाने की कोशिश की है? क्योंकि रास्ते में चलते हुए जैन और अर्जुन उसको बता चुके थे कि कल रात को ये वाला वाकया हुआ है। और उससे पहले, इस तरह कहते हैं ना, मोटा मोटा बताना, डिटेल से नहीं, वो इसको बता चुके थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने ख्वाहिश का इजहार कर दिया था कि देर हो जाएगी, मैं रुक नहीं सकता, मैं तुमसे तफसील बाद में ले लूंगा, लेकिन पहले मुझे उसके पास लेके जाओ। और जब वो वहीं खड़े थे तो मुलाजिम ने आके बताया, उन्होंने जो चीज़ मंगवाई थी, आग तो बंदोबस्त है, लेकिन आग में डालने के लिए जो था उन्होंने कहा वो लाना पड़ेगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है ठाकुर साहब, आप लोग सारे बाहर आ जाएं। और ये सारे बाहर आ गए। पीछे से उसने बोला गुस्से में, तुझे मैंने आखिरी दफा कहा है मुझसे लड़ाई मत ले, वरना बहुत पछताएगा। वो बाहर आ गए तो उन्होंने कहा, मुलाजिम से कहें जितनी जल्दी हो सके ये सामान लेकर आए जो मैंने कहा है, उसके बाद मैं अंदर जाऊंगा। अब मुझे जितनी देर तक सामान नहीं आता तफसील से बताएं। ठाकुर साहब चुप रहे। ठाकुर साहब का बेटा बताना शुरू हो गया कि शादी के इतना अरसा तक तो हम ठीक रहे। सुखविंदर बताना शुरू हो गया कि हम इतने अरसे तक ठीक रहे, लेकिन एक रात पता नहीं क्या हुआ, वो बिस्तर पे आके लेटी। उस दिन वो शाम से ही चुप चुप सी थी, गुम सी थी, बिस्तर पे आके लेटी। मैंने पूछा भी सही क्या हुआ है, लेकिन वो बोली नहीं। मैंने कहा किसी वजह से परेशान होगी, किसी वजह से डिस्टर्ब होगी। मैं भी लेट गया, लेकिन रात को जब मेरी आंख खुली तो उस दर्द की वजह से मेरी आंख खुली, क्योंकि उसने अपने दांत मेरे बाजू में काट दिए थे। मैंने एकदम से उसको पीछे धक्का दे के हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भी परेशान हो गया। मैं जोर जोर से चीखा, बाकी मुलाजिम और बाकी लोग भी आ गए, तो इसको मुश्किल से संभाला गया। और उसके बाद से तो वाकयात ही वाकयात, और फिर वो सारे वाकयात उनको बता दिए गए। इतनी देर में जब वाकयात भी सारे बताए जा चुके, उनको आवाज़ दी गई कि मुलाजिम सामान ले आया है। अभी मजीद वाकयात बताना चाहते थे। उन्होंने कहा मैं समझ गया हूँ, देर नहीं करनी, क्योंकि जो चांद की तारीख है उस हिसाब से मुझे आज जल्दी करना होगा। सामान उठाया, वो एक आग जिस बर्तन में डाली गई थी
वो लेकर गए, उन्होंने वो सामान उसमें डाला और धूनी देनी शुरू कर दी। या धूनी दी या अंदर चीखो पुकार शुरू हो गई कि मत लड़ाई ले मुझसे, तू मत लड़ाई ले, तेरा मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, तू क्यों मुझसे दुश्मनी पाल रहा है। वो उसी भारी भरकम गले से चीख रही थी, लेकिन वो धूनी देते रहे। जब वो धूनी दे चुके तो वो बोले, तूने मेरी ताकत देख ली, मैं तुझसे वाकई लड़ना नहीं चाहता, तुझसे सुनना चाहता हूं, तू कौन है और क्यों तूने इस मासूम के वजूद को कब्जे में ले रखा है। तू मुझे बता दे। हां, अगर मैं तेरे लिए कुछ कर सका तो जरूर करूंगा। मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता, मैं जानता हूं तू बहुत ताकतवर है और वक्त आ गया है तेरे बदले का, लेकिन उससे पहले मुझे बता तू कौन है। और तभी उसने बोलना शुरू किया, मेरा नाम कमला यक्षिणी है। कमला जो अब यक्षिणी बन चुकी है और मैं यक्षिणी बनी हूं। उसने अपनी गर्दन को घुमाया और ठाकुर की तरफ देख के कहा, इस शैतान की वजह से, कमला यक्षिणी, इस शैतान ने मुझे यक्षिणी बनाया है। कमरे में अब ठाकुर, उनका बेटा अर्जुन, जैन और उनके अंकल थे। क्या किया है ठाकुर साहब ने? अंकल बोले, इसने मेरे घर को उजाड़ दिया, मेरी जिंदगी को उजाड़ दिया। इसने जब मुझे पहली दफा देखा था तो उस वक्त तो मैं नहीं जानती थी कि इसके दिल में क्या है। इसने मुझे बेटी की तरह प्यार दिया और बताया कि ये ठाकुर साहब हैं, लेकिन इसके दिल में कुछ और चल रहा था। इसने अपने दिल में रख लिया, उस वक्त तो मैं जिंदा थी, इंसान थी, कमला थी, मुझे ना पता चल सका। और जिस दिन मेरी शादी होने वाली थी, मैं दुल्हन का लिबास पहनने वाली थी, तो इसको पता चला कि वो तो दुल्हन बनने जा रही है। इसने अपने मुलाजमों को भेज के मुझे उठवा लिया। और जानते हो उस दुल्हन के साथ क्या हुआ होगा? जिसके माँ बाप उसके हाथ पीले करने वाले थे, वो दुल्हन बन के किसी और की जाने वाली थी। इसके साथियों ने, दो बंदों ने मुझे वहां से ना सिर्फ उठा लिया, वो जोड़ा जो मैंने कल पहनना था वो जोड़ा भी वहीं रह गया। और इसने अपनी हवस की आग बुझाई मेरे साथ। और जब इसकी आग ठंडी हो गई, जो मुझे बेटी कहता था, तो उसके बाद इसको एहसास हुआ कि ये क्या कर चुका है, मामला खराब हो जाएगा। तो इसने उन साथियों से कह के मुझे मरवा दिया और मेरी लाश को एक जगह पे गड्ढा खोद के दफन कर दिया गया। बेटी घर से भाग चुकी थी। मेरा मां, मेरी बाप दोनों ने अपनी जान ले ली। मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे थे, हम गरीब लोग थे। बेटी भाग गई थी, वो किसी को क्या मुंह दिखाते। भाई अकेला मां बाप को कंधा देने वाला था, लेकिन भाई को भी दुनिया ताने मार रही थी, कैसा बेगैरत भाई है। मां बाप तो गैरतमंद थे, मर गए, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। देख कैसे फिर रहा है, इसको तो एहसास ही नहीं है। ऐसे ऐसे उसको ताने मारे गए कि उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। और मेरे भाई ने भी कुछ अरसे बाद अपनी जान ले ली। मेरा पूरा घर तबाह कर दिया इस शैतान ने। लेकिन उसके बाद फिर मैं यक्षिणी बन गई। मैं कितना अरसा भटकी, लेकिन आखिरकार वो मैंने ताकत हासिल कर ही ली, क्योंकि मेरी आत्मा भटक रही थी और मैं ताकत हासिल करना चाह रही थी कि मैं यक्षिणी बन सकूं और मैं बदला ले सकूं। और फिर मैं यक्षिणी बन गई। और जब मैं आई तो ये मुझे पसंद आ गई, क्योंकि ये रोज अपनी छत पे जाती थी, जंगल तक जाती थी। और तभी मैं समझ गई सबसे बेहतरीन शिकार मेरे लिए यही लड़की होगी। मैंने अपना वजूद इस लड़की के वजूद के अंदर दाखिल कर दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि और मेरी अभी ताकत मुझे मिल रही थी, अगर मैं पूरी ताकत के साथ हमला करती तो आज ये सारे मर चुके होते, हवेली को मैं आग लगा चुकी होती। लेकिन मेरी आग जो झलस रही थी, आग बदले की आग जो मेरे अंदर तप रही थी, अभी मुझे मुकम्मल ताकत नहीं मिली थी। फिर भी मैं उस घर में दाखिल हो गई कि आहिस्ता आहिस्ता इनको मैं तकलीफें दूंगी। और फिर इन्होंने कई लोगों को बुलाया, लेकिन कोई मेरा मुकाबला ना कर सका। और अब
जब मैं मुकम्मल यक्षनी बन चुकी हूं तो आप घर में दाखिल हो गए। आपको देखते ही मैं समझ गई कि यह एक ऐसा शख्स आ गया है जो वाकई मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा, मुझसे बदला मत लेना, मुझसे लड़ाई मोल मत लेना, वरना मेरे खानदान वाले बदला लेंगे, इसलिए कि मेरा मां बाप और मेरा भाई भी तड़प रहे हैं। मैं बदला लेकर रहूंगी, नहीं तो वो तुमसे बदला लेंगे। उसके बाद वो अंकल बोले, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं। ठाकुर साहब ने जो भी किया बहुत गलत किया, लेकिन तुम्हें जाना होगा। वो बोली, नहीं, तुम अगर इस तरह मुझे भेजोगे तो याद रखना, फिर दुश्मनी सिर्फ तुमसे होगी, इन हवेली वालों से नहीं होगी। तुम समझ सकते हो मैं क्या चाहती हूं। ठीक है, तुम यहां आ गए हो, तुमने अपना इल्म भी मुझे दिखा दिया है कि कितनी ताकत रखते हो। बस ठीक है, होनी होकर रहेगी। ना तुम्हारी लड़ाई मुझसे होगी, ना मेरी लड़ाई तुमसे। तुम मेरा भी अंदाजा लगा चुके हो कि मैं इस वक्त कितनी मजबूत यक्षनी बन चुकी हूं। मुझे कुछ हुआ तो मेरे खानदान के 3 लोग हैं पीछे, फिर वो बन जाएंगे। तुम तीनों का मुकाबला नहीं कर सकोगे। तुमसे पहले तो कई लोग आए, वो तो मेरा भी मुकाबला ना कर सके। जाओ, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मैं सबके सामने वादा करती हूं, तुम अगर पीछे हट जाओ तो मैं भी चली जाऊंगी। यह मेरा तुमसे वादा है। वो जो भी अमल कर रहे थे, पढ़ रहे थे, वो रुक से गए। कुछ देर सोचते रहे और कहा, ठीक है, तुमने वादा किया है ना, चली जाना। मैं तुमसे दुश्मनी नहीं कर रहा और तुमने भी अपना वादा निभाना है। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम अपना वादा निभाओगी। तो वो एक बहुत बड़ी नाम लेके बोली, मैं उसकी कसम खाती हूं, मैं चली जाऊंगी। उसके बाद वो कमरे से इसलिए बाहर आ गए कि वो आहिस्ता आहिस्ता, वो जो गुस्से से धाड़ रही थी, उसके अंदर वो यक्षनी आई हुई थी, कमला यक्षनी, वो ठंडी होती गई। उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जो लाल सुर्ख आंखें थी बिल्कुल पहले की तरह हो गई, और कमला यक्षनी बिल्कुल ऐसे सो गई जैसे गहरी नींद में हो। और तभी उन्होंने कहा, इसके हाथ पांव खोल दो। हाथ पांव को खोल दिया गया। वो उसी तरह आराम से लेटी रही। अंकल बोले, परेशान मत हो, अपने अपने कमरों में जाओ, हम सुबह बात करेंगे। सब अपने अपने कमरों में चले गए। जैन अर्जुन उनको लेकर अंकल को अपने कमरे में आ गए और उनसे बोले, अब बताइए क्या हुआ है। वो बोले, जितना मेरा इल्म है, मैंने आते ही कह दिया ना, एक ताकतवर चीज इस घर पर हमला कर चुकी है और हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैंने आते ही अमल शुरू कर दिया था। हां, मुझसे कोई बड़ा इल्म वाला हो शायद वो इसको कर सकता, लेकिन जितना मेरे बस में था मैंने कर लिया है। आज की रात मुझे जागना होगा। क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो चुप से हो गए। अब कमरे के अंदर तीनों जाग रहे थे। जहां वो बैठे हुए थे वहां पे अर्जुन और जैन भी जाग रहे थे। शायद 2-3 घंटे गुजरे होंगे, टाइम का तो किसी को एहसास नहीं। सारे सो गए थे कि हवेली के अंदर से चीखों पुकार की आवाजें आना शुरू हो गई। वो एकदम से दोनों उठ गए और अंकल से बोले, ये क्या हुआ है? अंकल बोले, वही जो होना था। क्या मतलब? वो चली गई है, लेकिन जाने से पहले अपना बदला लेकर गई है। आओ मेरे साथ। वो भी उठे और चलते हुए हवेली की तरफ गए तो पता चला चौधरानी, उसका बेटा चीख रहे थे। ठाकुर साहब बिस्तर पर मुर्दा पाए गए थे, ऐसे जैसे किसी ने उनका गला दबाकर मार दिया हो। उनके जिस्म पे कोई जख्म का निशान तक नहीं था, ना ही गले पे कोई निशान था, लेकिन वो मर चुके थे। और तभी वो सीधा जसप्रीत के कमरे की तरफ गए तो वो उठकर बैठी हुई थी, बिल्कुल नॉर्मल और डरी हुई सी, और कमरे में दाखिल होते ही पूछ रही थी, क्या हुआ है? ये किसकी चीखें थीं? जैसे कोई नींद से बेदार होता है, होश में आता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता, ऐसे वो पहली दफा बोल रही थी, जो खामोश सी हो गई थी, जैसे नींद से बेदार हो गई हो और उसको भी कुछ पता लगा हो। तो अंकल बोले, अब ये बच्ची होश में आ गई है, वो जा चुकी है।
उसका बदला पूरा हो गया। वो अंकल को लेकर साइड पे आ गए कि तफसील से पूछ सकें, बताएं हुआ क्या है। तो वो बोले, जब वो मुझसे हम कलाम थी तो उसने मुझे यही कह दिया था कि तुम अगर मुझसे लड़ोगे, मुझे निकाल दोगे, मुझे मार दोगे, तो मेरे पीछे मेरा भाई, मेरा माँ, मेरा बाप, वो भी यक्षनी बन के तुम्हें मार देंगे। और ये सच बात है, मैं तीनों का मुकाबला नहीं कर सकता, एक का तो कर सकता हूं। तो उसने मुझे यही कहा था, दुश्मनी तुम भी ना करो, मैं भी चली जाऊंगी। लेकिन मैं समझ गया था वो चाह रही थी ठाकुर को मार के जाएगी। असल में तो वो ठाकुर को नहीं, इस पूरी हवेली के हर शख्स को मारने आई थी, हवेली को आग लगाने आई थी। शायद हो सकता है मुलाजिम कुछ बच जाते, वरना ठाकुर, उसकी बीवी, उसका बेटा, उसकी बहू, वो सबको मार देती। कि जिस तरह उसके माँ बाप और भाई मरा था, वो इस तरह सबको मारना चाहती थी। शायद मुलाजिमों को छोड़ देती, हवेली को आग लगा देती, उसी तरह जिस तरह उसके बाप के कमरे के बाहर वो आग लगाने गई थी, बेटे ने देख लिया था। मेरे इल्म की वजह से, मेरे ताकत की वजह से वो सिर्फ अपना बदला लेकर गई है, अब वापस नहीं आएगी। लेकिन वो अपना बदला ले गई है। उस घर में मातम बिस गया था। बेटे ने भी वो बात अपने कानों से सुन ली थी। वो रो तो रहा था, लेकिन जानता था कि बाप ने बहुत गलत किया था, क्योंकि ठाकुर का बेटा बलदीव सुखविंदर बाप की तरह नहीं था। वो बहुत रहमदिल, नेक और एक अच्छा इंसान था। लेकिन ठाकुर बलदीव, जिसकी पहली दफा जैन ने देखते कहा कि यार ये तो बड़ा सख्त तबीयत है, और अर्जुन बोला था नहीं यार, ठाकुर है, बन के रहना पड़ता है। उसकी असलियत जान के बेटे का सर भी शर्म से झुक गया था। और उसके बाद ठाकुर के मरने के बाद उसकी आखिरी रसूमात तो अदा कर दी गई। ठाकुर बलदीव का बेटा ठाकुर बन गया, सुखविंदर सिंह। अंकल, अर्जुन और जैन वहां से रुखसत हो गए। लेकिन उसके बाद वही जैन जो कहता था कि ये चीजें नहीं होती, मैं किसी चीज पे यकीन नहीं करता, वो अर्जुन से जब भी मिलता तो कहता, मैं तो उसी ट्रेन के 3 दिन के सफर को नहीं भूल सका कि जो 1 दिन का सफर था, वो 3 दिन ट्रेन कहां चलती रही और वो अंदर कौन थे, और बाकी के मनाजिर भी वो याद करता। तो अब वो उतना तो नहीं डरता था, लेकिन फिर भी कांप जाता था। लेकिन ये कहानी छुप कहां सकती थी। ठाकुर की मौत ने पूरे इलाके में ये खबर फैला दी थी। ये मुलाजमों तक भी खबर पहुंच गई थी। और फिर इलाके के वहीं की, जहां की ये कहानी है, जहां का उन्होंने नाम लिखा है, कहानी भेजी है अमनदीप सिंह ने, और बूंदी राजस्थान की ये कहानी है, वहीं पे मौजूद एक हवेली की कहानी। और वो कहते हैं कि मेरे कज़न अर्जुन, उन्होंने जब हम छोटे थे ये कहानी हमें सुनाई थी। एक सच्ची और खौफनाक कहानी, एक ऐसी यक्षनी की बदले की कहानी जो अपना बदला पूरा कर गई थी। अगर वो अंकल ना आते तो शायद हवेली के हर फर्द को वो मार डालती। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।